हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग है, फर्स्ट ऑप्शन है 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बात करते हैं यहाँ पे पलायन वेग की, कि पलायन वेग क्या होता है। तो वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः वापस लौटकर नहीं आता है, इसी को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। यदि किसी पिंड को हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह पिंड पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है। तो इसलिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है -8 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारहीनता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, सेकेंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण घटता है, थर्ड ऑप्शन है निर्वात की स्थिति में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारहीनता का मतलब क्या होता है कि भारहीनता यानी वो वस्तु जिसमें भार ना हो। तो इसका जो मतलब राइट ऑप्शन होगा, यानी भार कब नहीं होगा, जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होगी तब उस वस्तु पर कोई भार नहीं होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कम ताप, सेकेंड ऑप्शन है कम वेग, थर्ड ऑप्शन है दाब अधिक, फोर्थ ऑप्शन है घनत्व कम के कारण, मतलब जो होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, कि बादलों में वायुमंडल में तैरने का जो कारण होता है एक कम घनत्व के कारण होता है। यानी जो बादलों का घनत्व होता है वो कम होता है, इसी के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शून्य होता है, सेकेंड ऑप्शन है परिवर्तनशील होता है, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित होता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, इसका भार जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। चाहे आप उसको 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराइए या 100 मीटर की ऊंचाई से गिराइए, तब भी उसका भार अपरिवर्तित रहता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तेल जल के तल पर फैल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, सेकेंड ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा कम घना है, फोर्थ ऑप्शन है तेल का तनाव पानी से कम होता है, फोर्थ ऑप्शन है तेल का तनाव पानी से अधिक होता है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई पानी होता है तो उस पर हम लोग जब तेल की बूंदें डाल देते हैं तो वो पानी की सतह पर फैल जाता है, उसमें मिलता नहीं बल्कि उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो जो तेल का तनाव होता है वो पानी के तनाव से कम होने के कारण वह जल के सतह पर तैरने लगता है या फैल जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 जूल के बराबर, सेकेंड ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर, थर्ड ऑप्शन है 1 न्यूटन पर कूलाम के बराबर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक बोल्ट जो होता है वो 1 जूल कूलाम के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिकुड़ता है, सेकेंड ऑप्शन है फैलता है, थर्ड ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब साबुन का जो बुलबुला होता है उसको आवेशित यानी चार्ज देते हैं तो वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वह फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है कम दाब पर पारा, सेकेंड ऑप्शन है अधिक दाब पर पारा, थर्ड ऑप्शन है नियान और पारा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत मरकरी होती है, विद्युत लैंप में जो मरकरी होती है एक किस बेस पे होती है उसमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कम दाब पर पारा रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में जो होता है वो कम दाब पर पारा पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पलीफायर, सेकेंड ऑप्शन है रेगुलेटर, थर्ड ऑप्शन है स्विच, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो हम लोग को पता होगा कि जो बिजली के पंखे होते हैं उनकी गति को तेज करने या स्लो करने के लिए हम लोग रेगुलेटर का यूज करते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल को, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रस अम्ल को, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल को, फोर्थ ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल को। तो रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। और अगर बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो HNO3 होता है, HNO3 होता है। तो यहाँ पे रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है संघनन, सेकेंड ऑप्शन है हिमीकरण, थर्ड ऑप्शन है क्वथनांक, फोर्थ ऑप्शन है वाष्पन। तो एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी हिमीकरण कहलाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 120 कैलोरी प्रति ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 420 कैलोरी प्रति ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 660 कैलोरी प्रति ग्राम। तो जल के लिए जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है वाष्पीकरण, सेकेंड ऑप्शन है हिमीकरण, थर्ड ऑप्शन है संघनन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो सुराही का जो पानी होता ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की वजह से जो सुराही का पानी होता है वो ठंडा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मैनोमीटर होना चाहिए, मैनोमीटर। सेकेंड ऑप्शन है लेक्टोमीटर, थर्ड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है इसको मापने वाले यंत्र को हम लोग हाइग्रोमीटर बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात करते हैं लेक्टोमीटर की, तो ये दूध को मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं अगर मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर जो होता है ये तरल या गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम पर सीसी, सेकेंड ऑप्शन है 0.9 ग्राम पर सीसी, थर्ड ऑप्शन है 1.2 ग्राम पर सीसी, थर्ड ऑप्शन है 0.5 ग्राम पर सीसी। तो शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, थर्ड ऑप्शन है लेक्टोमीटर से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तरल पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व हम लोग मापते हैं वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो अगर बात कर लेते हैं, इसके पहले बात की हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये आपेक्षिक आर्द्रता को मापने का कार्य करता है, और लेक्टोमीटर जो होता है ये दूध में जो वसा की मात्रा होती है उसको मापने का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तापमान के बढ़ने से पदार्थों के कणों की गति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है शून्य हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब तापमान बढ़ता है तो जो पदार्थ या पार्टिकल होते हैं उनमें जो कण पाए जाते हैं उनकी गति क्या होती है? तो उनकी गति तापमान बढ़ने के साथ साथ उनकी गति भी बढ़ जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ठोस, सेकेंड ऑप्शन है द्रव, थर्ड ऑप्शन है गैस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग ठोस बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेन, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन है इथाइल मरकेप्टन, फोर्थ ऑप्शन है साइनाइड। तो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें जो दुर्गंध आती है, यानी जब गैस खुल जाती है तो एक दुर्गंध सी हमारे नाकों में आती है, वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी इथाइल मरकेप्टन के कारण एलपीजी में जो गैस होती है उसमें दुर्गंध आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 310,
सेकेंड ऑप्शन है 37, थर्ड ऑप्शन है 97, फोर्थ ऑप्शन है 98.6। तो फ़ारेनहाइट में यहाँ बात की जा रही है। तो फ़ारेनहाइट में जो मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर बात करते हैं 37 की, तो 37 जो होता है ये सेल्सियस में होता है। और अगर बात कर लेते हैं केल्विन की, तो केल्विन में जो होता है वो 310 होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। थायराइड ग्रंथ की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकेंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो थायराइड ग्रंथि की जो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणुओं का, सेकेंड ऑप्शन है फूलों का, थर्ड ऑप्शन है कवक का, फोर्थ ऑप्शन है कोशिका का। तो साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है लेमार्क, सेकेंड ऑप्शन है डार्विन, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो डार्विन ने किए थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज की, सेकेंड ऑप्शन है काइटिन की, थर्ड ऑप्शन है माल्टोज की, फोर्थ ऑप्शन है शर्करा की। तो पादप कोशिका जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।